हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। देखिए क्या है, यहाँ जानते हैं। ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, जिसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन 2009। अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि वर्ष 2002 में, किस वर्ष में? वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। अब पढ़ेंगे इसके थोड़े आगे। इसको प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम पारित किया गया। जब क्वेश्चन आए कि ये RTE 2009 पारित कब किया गया, तो इसका आंसर है 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम पारित किया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि ये लागू कब किया गया है RTE 2009, तो RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। अब देखेंगे थोड़ा इसके आगे, धारा देखते हैं, धारा 12। धारा 12 में क्या है, यहाँ से देखते हैं। धारा 12 RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट या निजी स्कूलों में, क्या प्राइवेट या निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? जैसे अभी पहले, इससे पहले हम देखते थे, RTE पहले से देखते थे, जो प्राइवेट स्कूल है, सारे जो भी प्राइवेट स्कूल है उसमें 100% अमीर बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि अगर अमीर है वो ही मोटी रकम दे पाएंगे, अगर गरीब है ना वो मोटी रकम स्कूल वालों को दे पाएंगे, प्राइवेट स्कूल वालों को, ना ही वो बच्चे पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने कौन सा नियम लागू किया? राइट टू एजुकेशन, जिसमें जिसके अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? तो 25%। अगर एक स्कूल में 100% सीटें हैं तो उसमें से सरकार ने, गवर्नमेंट ने 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए छोड़ी हैं। जिसके ये कहा गया है प्राइवेट स्कूल वालों से, अगर तुम्हारे में 75% अमीर बच्चे पढ़ते हैं तो 25% गरीब बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब देखते हैं थोड़ा इसके आगे। ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को समता पर आधारित पेडागोजी का प्रयोग करना चाहिए। समता यानी कि समानता का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो गरीब बच्चे हैं तो उन्हें हम शिक्षा नहीं देंगे। अब देखते हैं धारा 13 में क्या है। धारा 13 में प्रति व्यक्ति फीस लेने व शुल्क को जुर्माना देना होगा। धारा 13 में अगर बच्चे से प्रति व्यक्ति तुमने फीस ली तो उसका जुर्माना लग जाएगा। अब पढ़ेंगे धारा 14। धारा 14 में किसी बालक के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं तब भी दाखिला नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई बालक है, उसका आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तब भी उसको आप क्या करेंगे? स्कूल में दाखिल करेंगे। क्यों दाखिल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बच्चा पैदा हुआ है यानी कि जन्म हुआ है, उसका बस उसके पास प्रमाण नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर उसके पास अपनी जन्म का प्रमाण नहीं है तो उसे शिक्षा ही ना दी जाए, उसे शिक्षा से वंचित रखा जाए। अगर ऐसा बच्चा है तो क्या होता है, ऐसे बच्चे अगर शहर में पैदा होते हैं तो उनको हॉस्पिटल से मिलता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो वो लोग हॉस्पिटल जाएं, वहां से बनवाए जाके जहां पर वो बच्चा पैदा हुआ था। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में आंगनवाड़ी जो होती हैं, आंगनवाड़ी वो लेखा जोखा रखती हैं कि कौन बच्चा कब हुआ, कितनी उसकी बर्थ डेट है, आंगनवाड़ी। तो अगर आपके पास आंगनवाड़ी से भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल से भी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? अपने पेरेंट्स से सर्टिफिकेट बनवाएंगे। पेरेंट्स का सर्टिफिकेट बनवाएंगे जिससे आपके बच्चे को दाखिला दिया जाएगा। कोई भी स्कूल मना नहीं करेगा कि बच्चे की अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं है या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसका एडमिशन नहीं करेंगे, ये गलत है। अब देखते हैं धारा 15। धारा 15 में क्या है? बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही
या बीच में हो। जैसे कोई बच्चा है, अब शैक्षणिक वर्ष चालू हो गया, जब एडमिशन होते हैं तब चालू हो गया, तो जब वो बच्चा एडमिशन कराने नहीं आया, हो सकता है कोई कारणवश नहीं आ पाया हो या बीमार रहा हो, कुछ भी रहा हो उसका कारण, तब वो नहीं आ पाया। लेकिन अगर वह चाहे वह शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में आए या बीच में, अब ये नहीं है कि आधी साल पड़ गई है, आधा शैक्षणिक वर्ष निकल गया है, अब आधा साल बचा है तो बच्चा आया है तो हम उसका एडमिशन नहीं लेके, अरे आधी साल तो पढ़ ही चुकी है, अब क्या है, अब क्या पढ़ पाएगा ये बच्चा, ऐसे पूरा सिखा भी नहीं पाएंगे, ये गलत है। चाहे वो बच्चा शैक्षणिक करने के लिए आरंभ में आए या बीच में, हमें उसका एडमिशन लेना पड़ेगा। अब पढ़ेंगे धारा 16। विद्यार्थी को ना तो कक्षा में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। अब जैसे विद्यार्थी है, विद्यार्थी को कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। क्यों? अगर बच्चा पढ़ रहा है, फेल हो रहा है, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं शिक्षक की गलती रही होगी, जिससे बच्चा समझ नहीं पाया, जिससे फेल हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि अगर विद्यार्थी कक्षा में फेल हो जाएगा तो विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। अब धारा 17, बच्चों को दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। अब भैया हमारे समय में तो हम दिन भर कूटे गए थे, जो सर जी आए पीटते हुए चले गए, आए पीटा और निकल लिए, आए पीटा और चल लिए, हम तो इतना पिटे थे। लेकिन आज की जनरेशन है, जो आज की जनरेशन में शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। आज की जो डेट है, आज की डेट में कोई भी शिक्षक बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकता है। और हमारे समय में तो बस सुबह से शाम पिटते ही पिटते निकल जाती थी। अब देखेंगे थोड़ा आगे, यही है धारा 24। ये देखिए शिक्षक है, और धारा 24 में क्या है, शिक्षक के कर्तव्य। शिक्षक के कर्तव्य क्या होते हैं? ये जो शिक्षक है, इसके कर्तव्य क्या है? शिक्षक के कर्तव्य है कि वो अपना पाठ्यक्रम समय से पूर्ण कराएगा। जो शिक्षक है, आपका पाठ्यक्रम जो है वो समय से पूर्ण कराएगा। और जो शिक्षक है वो पंक्चुअल होगा, किसका? हर चीज का, टाइम का, टाइम टेबल। और जो स्कूल स्कूल में थोड़ी बहुत बच्चों की वो होती है व्यवस्था, कि ऐसा नहीं बच्चा कुछ भी ऐसे ही खड़े हैं और चले आए स्कूल में, ना ड्रेस है ना कुछ है। ये सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है? शिक्षक रखता है। शिक्षक व्यवस्था का ध्यान रखता है कि बच्चे लाइन में बैठे हैं कि नहीं। ये नहीं कि एक बच्चा यहाँ बैठा है दूसरा वहां बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? पंक्चुअल होना चाहिए। यही शिक्षक के कर्तव्य हैं। अब देखेंगे धारा 27। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब जो आरटीई 2009 है, इसके पहले क्या होता था, जो शिक्षक हैं उन्हें किसी भी काम में लगा दिया जाता था। अब भैया तुम उन शिक्षकों को किसी ना किसी काम में ही लगाए रहोगे तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, और कब पढ़ाएंगे बताओ? जब उनके पास टाइम ही नहीं है तो कब पढ़ाएं वो बेचारे? फिर ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे मास्टर पढ़ाते नहीं है, जबकि सरकारी स्कूल के मास्टरों की कोई गलती नहीं है, सरकारी स्कूल के टीचरों की कोई गलती नहीं होती है। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इतनी ड्यूटियां उनकी लगा दी जाती हैं कि वो उन ड्यूटियों को पूरा करें या फिर शैक्षणिक कार्य में अपना भागीदारी करें, या बच्चों को शिक्षण कार्य दें। तो शिक्षण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। कहाँ लगाया जा सकता है? सिर्फ 3 जगह लगाया जा सकता है। कहाँ? एक तो जनगणना में, और चुनाव में, और आपदा प्रबंधन। इन तीनों जगह के अलावा कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। जब जनगणना होगी तब शिक्षक जनगणना करने जाएंगे, चुनाव होगा तो चुनाव में ड्यूटी लगेगी शिक्षक की, और आपदा प्रबंधन जैसे कि अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना में भी ड्यूटी लगी थी। अब पढ़ेंगे थोड़ा और आगे। जो आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है, कितना होता है? 30:1। प्राथमिक कक्षाओं में कितना शिक्षक और छात्र का अनुपात होता है? 30:1। और उच्च प्राथमिक में 35:1। आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात होता है 35:1। जो उच्च प्राथमिक है उसमें 35:1, और जो प्राथमिक है उसमें 30:1। ये देखो, 30 अगर विद्यार्थी होंगे तो 1 शिक्षक होगा, और उच्च प्राथमिक में 35 अगर विद्यार्थी होंगे तो शिक्षक कितना होगा? 1 शिक्षक होगा।
अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके आगे। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 बच्चों से अधिक हैं तो, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए प्रावधान, अगर 150 से बच्चे अधिक हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है? इसके लिए ये प्रावधान है कि एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। 150 बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होने चाहिए। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य होते हैं? तो आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे होते हैं। सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? 45। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस, तो न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस 800 घंटे और 200 दिन। 800 घंटे और 200 दिन। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होते हैं। अभी तो था प्राथमिक, अब क्या आ गया? उच्च प्राथमिक। तो उच्च प्राथमिक में कितने दिवस और घंटे होंगे? तो उच्च प्राथमिक में होंगे 1000 घंटे और 220 दिन। अब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। आरटीई 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, यानी कि फेल नहीं किया जा सकता है? तो 1 to 8। 1 to 8, 1 से लेके कक्षा 8 तक बच्चे को निष्कासित या फेल नहीं किया जा सकता है। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा पढ़ेंगे इसके आगे। आरटीई के अनुसार कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब भैया बच्चा कहाँ तक? कक्षा 8 तक उनकी मातृभाषा में। अब बच्चा ने तो हिंदी पढ़ी है, अब आप गए, अब आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को क्या समझ आएगा? है, वो तो छोटा बच्चा है, उसे ऐसे समझाओ उसकी मातृभाषा में कि उसे बिल्कुल समझ आ जाए। तो वहां अपनी अंग्रेजी नहीं झाड़ो, वहां उस बच्चे को समझाने के तरीके ढूंढो। तो आरटीई के अनुसार कक्षा 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर। जो 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर, कक्षा 1 से और कक्षा 5 तक। अब पढ़ेंगे इसके आगे। आरटीई 2009 के अनुसार स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अभिभावक को। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए, तो समावेशी। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे होते हैं? जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब ये नहीं कि आपने एक क्लास लगाई, एक क्लास में जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें बैठा लिया और दूसरी क्लास में किसे बैठा दिया? दिव्यांग बच्चों को। तो उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी कि देखो मुझे अलग बैठाला गया है। क्यों बैठाला गया है? क्योंकि मैं दिव्यांग हूं। उसके अंदर ये हीन भावना आ जाएगी बच्चे के अंदर। इसलिए कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। जहां सारे बच्चे बैठे हैं, जहां सामान्य बच्चे बैठे हैं, वहीं पे दिव्यांग बच्चों को भी बिठाना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है, यानी कि समझाती, अगर हम लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं तो ज्यादातर समझाती, मतलब ज्यादातर बच्चे हमारे एज के होते हैं, सेम एज। सेम एज को कहते हैं समझाती है। सेम एज के बच्चों को कहते हैं समझाती है। अगर आप अपनी क्लास में बैठते होंगे, जब आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप 12 साल के हैं तो कोई बच्चा 12 साल 6 महीना का होगा या कोई बच्चा 13 साल का होगा। ये नहीं है कि कोई 12 साल का है तो कोई 25 साल का हो जाए, क्योंकि जिस क्लास में हम लोग रहते हैं वहां कैसा है? समझाती है। समझाती है क्रियान्वयन होता है। आरटीई 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, यहाँ पढ़ो, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक, जबकि सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा कितनी थी? 6 से 14 वर्ष। जो सामान्य बच्चे थे, यहाँ देखिए, 6 से 14 वर्ष सामान्य बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोगों ने समझ तो लिया ही होगा, एक बार फिर देखते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। बस इतना देखना है, वर्ष 2002 में संविधान संशोधन 46वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिली है। यानी कि ये पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, लाइक किया करिए, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। यही तो मेरा मोटिवेशन है कि जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अदर मुझे क्या मोटिवेशन मिल रहा है बताओ।